हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस 2026 एग्जाम की शुरुआत 8 जून से हो रहे हैं, तो टारगेट केवल एक ही हमारा, वो है 8 जून। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम लोग पूरे 100 सवालों को देखने वाले हैं, वो भी यूपी के नए पैटर्न पे। आप देख रहे होंगे कि यूपी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इस टाइम नए नए सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया गया यूपी आयोग की तरफ से। तो किस पैटर्न पे सवाल पूछा जाएगा, उसी पैटर्न पे आज की इस क्लास में हम लोग पूरे 100 सवालों को देखने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट रहेगा कि इन 100 सवाल में से कम 75 सवाल तो आप खुद से सही करें। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जो भी प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि यूपी पुलिस का परीक्षा 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा, इसी 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आप सभी को 38 सवाल जीके के मिलेंगे हल करने के लिए, 37 सवाल हिंदी के मिलेंगे, 20 सवाल गणित के मिलने वाले हैं और 55 सवाल रीजनिंग के मिलेंगे। 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। पहला तो पैटर्न यही है कि एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और उत्तर सीट मिलेगा, गोला आप भरेंगे 150 के 150 प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे अपने उत्तर सीट में, क्योंकि एक भी सवाल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। इस बार आप देख रहे हैं कि यूपी का जितना भी एग्जाम हो रहा है, कट ऑफ या तो बहुत कम हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अंतिम एग्जाम बच रहा है भाई। एक तो 21 तारीख से यूपी लेखपाल के एग्जाम शुरुआत हो रहा है, उसके बाद बारी आएगी यूपी कांस्टेबल की, जिसमें 29 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है कम से कम 25 लाख तो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे ही जाएंगे, ये 3 दिन में पूरे 6 शिफ्टों में। तो भाई यदि आपको इस बार कट ऑफ को क्लियर करना है, एक सीट पक्की करनी है, तो सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से। और लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे कि इन 100 सवालों में से क्या आप सभी का 75 सवाल कंप्लीट हुआ, जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये तृतीय मंडल मिलता है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1972 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 100 सवाल को हमें देखना है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करके चलेंगे, बस आपका साथ चाहिए भाई। ओके, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में तैयार करते चलिएगा कि आपको अपने शिफ्ट में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो ये ललितपुर जिला में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता इनमें से नहीं है? जैसे प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी बिल्कुल सही बात है। फसलों की अलग अलग विविधता भी होती है, लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता, ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं आती है। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। अमीर खुसरो जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि एवं संगीतकार थे? अमीर खुसरो जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि एवं वो संगीतकार थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो नर्मदा नदी है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बताइए, राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो सरकार द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन की गैप नहीं होगी। आज मंडे भाई, तो आज से आपकी एक नए तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आप सुबह 8:30 की क्लास नहीं देखा तो उसको चेक करिए, और प्लेलिस्ट भी आप चेक करते रहिए भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट डेली क्लास उसमें अपडेट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो वो अकबर था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो 4 गुनी हो जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी का टारगेट है कि इस बार हमें कट ऑफ को क्लियर करना है, तो साथियों सबसे पहले 10 टेस्ट सीरीज आप अपने पास में आया कर। इसमें आप सभी को पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे, उसे आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है। समय कम है भाई, लेकिन कम समय में हमारा माइंड फोकस रहता है। तो ये 15 क्वेश्चन भाई आप मुश्किल से 2 से 3 दिन में तैयार कर सकते हैं। जब आप एक सेट ओपन करेंगे, एक टेस्ट को ओपन करेंगे, तो आप सभी को सबसे पहले 38 सवाल जीके का मिलेगा, 37 सवाल आपको हिंदी का मिलेगा, 38 सवाल गणित का मिलेगा, 37 सवाल रीजनिंग का मिलेगा। यदि आपने इतना कर लिया तो समझिए भाई मैथ और रीजनिंग का तो टेंशन ही नहीं रहेगा, आपका हिंदी का टेंशन ही नहीं रहेगा। सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और मात्र 50 रुपीज़ पे करके, ठीक है, मात्र 50 रुपये पे करके इस नंबर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। ठीक है, देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है? एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का काम करता है? तो निर्माता और खुदरा विक्रेता के बीच में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? बताइए, जीएसटी जब आया था तो कौन से संशोधन अधिनियम के तहत आया था? ये भी सवाल आप सभी से पूछ सकता है। तो 101वें संशोधन अधिनियम के तहत आया था। तो जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो साथियों लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? तो बरसाना में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपने कई बार पढ़ा होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, जो कि प्रयागराज में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में व्यवस्थित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। 1757 के प्लासिक युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? 1757 के प्लासिक युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सिराजुद्दौला था।
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो साथियों आज यूपी का नाम लगता है आपका पूरा संपूर्ण निचोड़ होने वाला है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं इस क्लास के, सारे क्वेश्चन भाई 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद है कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे जरूर बताता चलेगा साथ में। शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो किस प्रतिशत होता है? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो बांदा जिला है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो साथियों भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जानते हैं भारत एक कृषि देश है, तो कृषि को क्या समझा जाता है भारत में? तो आप सभी याद रखेंगे, जीविकोपार्जन का एक साधन, जीविकापार्जन का एक साधन होता है ना भाई कृषि भारत में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, यही समझा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत भारती सम्मान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक इनमें से कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? तो साथियों छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खनिज के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक होता है? बताइए, तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? तो ये भाई देखिए संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक समान कर प्रणाली को लागू करना है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? अब बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, 36 नंबर को, भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 तक, ये आखिरी साल होने वाला है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 नंबर को देखिए, जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों जिला का जो राजस्व प्रशासन है इसका प्रमुख कौन होता है? तो जिलाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों हम आपको एक टारगेट बता रहे हैं कि आपको पेपर में सबसे पहले किस पोर्शन को हल करना है। तो साथियों हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पेपर में यानी आपके हाथ में पेपर मिलेगा,
है ना। इसमें सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान के 38 सवाल आपको मिलेंगे, उसका 37 सवाल हिंदी के आएंगे, 20 सवाल गणित के आएंगे और 55 सवाल रीजनिंग के। तो साथियों हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा हिंदी से, क्योंकि हिंदी भाई आपने इतना पढ़ा होगा, आपने इतना प्रैक्टिस किया होगा कि आप बिल्कुल मुंह जवानी आपको हर एक सवाल का उत्तर आता रहेगा पेपर में। तो सबसे पहले टैकल आप 37 क्वेश्चन हिंदी करिएगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही आप जीके पर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पे जाइएगा, मैथ को साथ ही लास्ट में टैकल करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो 75 सवाल आपको मिलेंगे शुरुआत के जीके और हिंदी के, तो साथ ही एक बार पढ़ने से एक बार में आपको उत्तर मालूम हो जाएगा भाई, ये तो आप सभी को मालूम होगा। जो उत्तर नहीं आएगा भाई आपको जीके हिंदी में आता ही नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है भाई, आप जानते हैं। आपको दिमाग वेस्ट नहीं करना है भाई, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिमाग खर्च उस पर नहीं करना है। जैसे मैथ में 20 क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप यही हल किए, तो क्या होगा कि भाई एक भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं आएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंट होता है वो लूज हो जाएगा भाई। कॉन्फिडेंट का एक अहम रोल होगा आपके पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो रीजनिंग को तीसरे के नंबर पर दीजिएगा, चौथे नंबर पर गणित दीजिएगा। टारगेट आप कम से कम रखिएगा, जैसे 38 सवाल में से 38 में से कम साथी हम पहले तो 30 का टारगेट आपको बताया था, अब लेकिन आपको 33 से 34 का सही करना होगा। हिंदी में कम से कम आपको भाई 35 का टारगेट रखना है, और 20 जो गणित आएगा इसमें तो हम आप हमेशा टारगेट 15 का ही देंगे, बस 15 आप कर दीजिए। और रीजनिंग में आप भाई 50, यानी देखिए इसको जोड़िए कितना आ रहा है भाई, 5 5 10, 10 3 13 का 3 1 है ना, 3 3 6 1 7 1 कैरी 8 8 5 13, यानी साथ ही आप 150 में से 133 सवाल सही कर लेते तो समझते कितना नंबर होगा, 266 नंबर। क्या आपको कोई रोक सकता है इसे सिलेक्शन लेने से? आप किसी भी कैटेगरी से हैं, UR जनरल OBC SC ST, ओके मेरे दोस्त। तो इतने का टारगेट लेकर चलना ही चलना आपको होगा इस बार। देखिए भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? तो गृह मंत्रालय के पास। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 20 है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आय एवं धन की असामान्यता मापने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो साथियों ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंगरौली से होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे है तो भाई क्लास को पहले लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई, एक भी दिन की गैप नहीं होने वाली है। तो क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे, ठीक है। तो साथ ही एग्जाम से पहले जितने भी क्लास देंगे, जितना भी क्वेश्चन कराएंगे क्लास में, वो आपको तैयार करना होगा, ठीक है भाई। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ध्यान रखिएगा बनारस घराने से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 46 नंबर को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हो चुकी थी? तो 1995 में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया? बताइए लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया था? तो धारा 23 में किया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो साथ ही इस सवाल का आप गूगल पे सर्च करके उत्तर बताइए,
कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कौन है, इसमें कौन है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। मलिन बस्ती यानी स्लम्स किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम मानी जाती है? मलिन बस्तियाँ किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम ये मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण का ये परिणाम मानी जाती है। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये अलीगढ़ में ही स्थित है भाई। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। फुटकर या खुदरा व्यापारी किससे माल बेचता है? फुटकर या खुदरा जो व्यापारी वो किससे माल बेचता है? तो अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्त मेरे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? साथियों भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 2015 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर प्रसाद है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 57 को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएंगे आप सभी लोग? तो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे भारत में पहली बार कब मनाया गया? साथियों नेशनल स्पेस डे भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था पहली बार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी 1947 के बाद की कौन सी जनगणना थी? साथियों 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी 1947 के बाद की किस नंबर की जनगणना थी? तो भाई याद रखिएगा इंपॉर्टेंस वाली 7वीं जनगणना थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो साथियों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सर जी मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनसीडीएम कहाँ स्थित है बताइए? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र एनसीडीएम कहाँ पर स्थित है? तो सर जी ये नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 62 को। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? साथियों भाई फेसबुक पे आप बहुत लोगों को बहुत बार मैसेज करते होंगे, वो रिप्लाई नहीं करता है। तो यदि यानी कि आप उससे परेशान कर रहे हैं ना मैसेज भेजकर, तो क्या कहलाता है बताइए? ध्यान रखिएगा भाई, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी जिनेवा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, साथियों लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 39D में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो साथियों 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 66 नंबर को। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? बताइए, करंट का सवाल है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो पूरे 1 करोड़ भाई घरों का। समझ सकते हैं आप लोग, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 67 को, ग्रामोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है? ग्रामोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो याद रखिए थॉमस अल्वा एडिसन को माना जाता है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों मेरे, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 68 नंबर को, 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो साथियों 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? तो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी होती है? अभी देखकर बताइए आप लोग। तो 2 मछली ऐसे बनी होती है ना, इधर से और इधर से ऐसे। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नीला और लाल उनका भाई कलर होता है। अगला सवाल को देखिए 70 नंबर को, किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए को स्थापित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो साथियों किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप जानते हैं ना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कोई बता सकता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले ये बताइए कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल उपराज्यपाल का नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करके बताइए आप लोग, सीएम साहब के कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साथियों सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा कि लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना, यही सोशल मीडिया का मेन एम होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72 को, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय आप सभी से पूछा रहा है तो काठमांडू में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 73 देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या है? बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का यानी मनरेगा का नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या रखा गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी ग्रामीण रखा गया है। इतना बड़ा नाम रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 21 जून को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आप सभी को मालूम होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो साथियों पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो भाई आईजी के ठीक नीचे होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 78 को, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो साथियों भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया भाई, हर साल आता है बिहार में राज्य है ना, तो यही राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर को देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सर 2000 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई कॉन्फिडेंट जिस तरह से हमारा है भाई आपका भी होना चाहिए उसी प्रकार। ओके, लूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सर ये लखनऊ में ही तो है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 82 नंबर को, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किस एथलीट को जानते हैं? तो मिल्खा सिंह को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन हैं बताइए? तो पूरे 8 जोन हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली देने का लक्ष्य है? एक मिलता है यूनिट भी, 1 यूनिट फ्री मिलता है हम लोग को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह नहीं मिलता है, लेकिन लक्ष्य भाई 300 यूनिट फ्री। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ने साथियों किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया था? तो निशानेबाजी में, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 86 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो ध्यान रखिएगा हरियाणा राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? इस बार बताइए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों 18 है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साथियों बताइए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो मिताली राज है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 89 को। पुलिस थानों में जीडी का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। तो साथियों पुलिस थाना आप गए, यदि वहाँ पे जीडी है तो इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जनरल डायरी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 90 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? तो हमेशा याद रखिए सवाल पूछ देता है भाई, नीति आयोग। ठीक है, एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 91 को। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए 92 को। निम्नलिखित में से किसे तुतिया हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है? तो साथियों किसे तुतिया हिंद भारत का तोता कहा जाता है? सभी बताएंगे तो अमीर खुसरो को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को। भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो भाई वो कोलकाता बंदरगाह है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछ रहे हैं कि साथियों बताइए कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह ये साथियों कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। जितने भी सवाल होमवर्क दिए हैं भाई सबका उत्तर चाहिए हमें। ठीक है, किस बौद्ध संगति यानी काउंसिल के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो साथियों किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95 को। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है सर जी? तो काली मिट्टी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96 को। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो साथियों केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम चट्टी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 100वां सवाल इस क्लास का हल करिए। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को, जो कि 1942 में हुआ था। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 100 सवाल कंप्लीट हो गया। आप बताइए आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे कि 100 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर बना। क्या आप सभी को जो हम 75 सवालों को टारगेट दिया था पूरा हुआ? ईमानदारी के साथ आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा, आपको किसी भी सवाल पे डाउट नहीं हुआ होगा।
तो दोस्त मेरे इसी तरह आपका डेली क्लास आएगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और वो पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगा लीजिएगा सभी लोग, ठीक है दोस्त मेरे। तो भाई डेली क्लास करने के लिए नोटिफिकेशन तो ऑन करिएगा। इस टाइम देखिए हमारे पास कुल 20 दिन का समय बच रहा है, तो साथियों इस टाइम आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए भाई अच्छी तरीके से। यूपीएसआई का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथ में जो भी स्टूडेंट का तैयारी नहीं लग रहा है वो प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए भाई। खुद से लिख कर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में वही सब सवाल आने वाले हैं, बस डेटा आपका चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। रीजनिंग में वो तो सब कर लेंगे भाई, हिंदी में भी कर लेंगे। जीके में थोड़ा जानते हैं कि हम पढ़ते हैं कितने भी पढ़ लेंगे कम, लेकिन यूपी पेपर में ऐसा नहीं आएगा, वो करने लायक सवाल आएंगे, ठीक है भाई। तो आप खूब मेहनत करिए भाई, प्रैक्टिस करिए, जो भी हमसे बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे भाई, पीछे नहीं हटेंगे। बस डेली आप क्लास करिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। ओके दोस्त, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा भाई, क्योंकि भाई देखिए हम लोग महादेव की नगरी काशी में रहते हैं, तो आशीर्वाद हम पे बना रहेगा भाई। तो बस मेहनत करना है भाई, मेहनत नहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।